This chapter is left, and after that we are going to start a thermodynamics. And in the quantum numbers, I think we have done with the 2 quantum numbers. Yes or no? यस मैम। है ना, बस एक फॉर्मूला पेंडिंग रह गया था एंगुलर वाले का, जिसमें मैंने सबशेल तक तो आपको बता दिया था, इंफॉर्मेशन भी बता दिया था एंड ऑल। अब थर्ड इंफॉर्मेशन पेंडिंग था। क्या डिस्कस किया था? वी वर डूइंग द सेकंड क्वांटम नंबर दैट इज कॉल्ड एज अ एजीमुथल और द एंगुलर क्वांटम नंबर। Azimuthal or the angular quantum number we were doing. Angular quantum number, and that is denoted by L. एक information थी कि it is giving the subshells in a given shell. Second information was it is giving the value of the energy also. Energy of the electron is also depending upon the subshell, and all the third one is the angular momentum. वो third info वाला करना है बच्चा। जो एंगुलर मोमेंटम है ना, उसका देखो क्या फॉर्मूला जाएगा। एंगुलर मोमेंटम योर एल के ऊपर एरो लगा देते हैं। दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1h/2 पाई। एक एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी बोहर के मॉडल से। ठीक है, बोहर के मॉडल से जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट करी थी दैट वाज समथिंग लाइक NH/2 पाई, जिसमें n की वैल्यूज हम पुट करते थे और कैलकुलेट कर लेते थे। यहाँ पे जो L है दैट इज द वैल्यू ऑफ योर एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम इज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ L ओनली। ये सिर्फ सब शेल पे डिपेंड कर रही है, शेल पे डिपेंड कर ही नहीं रही। मान लो तुम्हें पेपर में आ गया 1s 2s 2 3s 4s, कुछ भी s आ गया, एनी ऑफ द s, तो बेटा इन सब s ऑर्बिटल्स के लिए n अलग अलग है, पर l तो सेम है ना। l कितना होता है बताओ s के लिए? मैम 0। बिल्कुल सही है, 0। तो 0 पुट करोगे तो l का क्या आंसर आ जाएगा? 0, है ना। तो पेपर में n की वैल्यू अगर चेंज हो रही है, पर अगर आपका s सेम है, यानी कि आपकी सबशेल सेम है, तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम भी सेम जाएगा। अच्छा चलो आ जाओ p पे। अगर आपके पास 2p है, 3p है, 4p है, 5p है, इन सब केसेस में l की वैल्यू कितनी जाएगी बताओ? स्मॉल l 1 जाएगी, तो कैपिटल L कितना जाएगा? एंगुलर मोमेंटम 1 इंटू 1 प्लस 1, रूट ऑफ 2 नहीं जाएगा? रूट ऑफ 2 h/2 पाई। यस, यू कैन राइट इट लाइक h अपॉन रूट ऑफ पाई, बट यू कैन ऑल्सो लीव इट अप टू दिस, जैसी ऑप्शन दी हो वैसा चेक कर लेना। थर्ड वन डी पे आ जाओ। 3D 4D 5D 6D, on these type of a D, L is having what? 2। हाँ, तो कैपिटल L कितना आ गया बताओ? 2 + 1 3, 3 इंटू 2 6, रूट ऑफ h/2 पाई। दे सकते हो या नहीं एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू? ऐसे ही f पे आ जाओ, 4f आ गया, 5f आ गया, और उसके बाद क्या आ गया बच्चों? 6f आ गया, एनी ऑफ द f। तो उसके लिए L कितना जाएगा? 3D जाएगा। 3। हाँ, तो कितना आ गया? 3 इंटू 4 आ जाएगा। 3 इंटू 4 क्या आ गया? रूट ऑफ 12h/2 पाई। तो दिस इज अ कैलकुलेशन। कोई भी आपको एग्जाम में पूछ ले तो आप बोलोगे कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? अगर ऑर्बिटल है तो L पे, एंड दिस इज अ वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू डू। आपको ऑप्शन से पता लग जाएगा कि वो बोहर का मॉडल लगवा रहा है, एन की सेंस में पूछ रहा है, या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की सेंस में पूछ रहा है। ऑप्शन से आइडिया हो जाएगा ना कि h/2 पाई का इस तरह का मल्टीपल है या विदाउट रूट मल्टीपल है। यू कैन गो फॉर दैट। तो इज दैट क्लियर? इससे एजीमुथल क्वांटम, इसका नाम एंगुलर क्वांटम एंगुलर क्यों है? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम बताता है जब कोई चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड घूमता है ना, तो उसे एंगुलर मोमेंटम जनरेट करता है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन है तो उसकी वो एंगुलर मोमेंटम गिना जाएगा। चलो, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वांटम नंबर इज योर द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड इन द केस ऑफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को बेटा? मैम m। Yes, m. This is a third one which is called as a magnetic quantum number. Magnetic quantum number. Magnetic quantum number is represented by the small m.
Magnetic quantum number is represented by the small m. देखो, what is the information conveyed by this quantum number? It gives the orientation of an electron. Orientation of an electron in the magnetic field. It gives the orientation of the electron in the magnetic field. अगर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई होता है तो कैसी ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन आ जाता है? इन द अनदर वर्ड आप बोल सकते हो कि दिस गिव्स द ऑर्बिटल्स शेप्स, कैसी प्रोबेबिलिटी पिक्चर देता है, कल हमने पढ़ा था. तो इट गिव्स द ऑर्बिटल्स इन द गिवन सबशेल. इन द गिवन सबशेल, गिवन सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? आप देखो, इसको समराइज करो. पहले क्वांटम नंबर ने बताया कौन सा शेल है, सेकंड क्वांटम नंबर ने बताया शेल के अंदर कितनी सबशेल्स हैं, थर्ड क्वांटम नंबर ने बताया उस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं. मतलब पहले ने अगर हाउस बताया तो उसने हाउस के अंदर रूम बताया, उसने रूम जैसे हॉस्टल्स में लगे होते हैं, रूम के अंदर कितने बेड हैं वो बताया. स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन है वहां पे, उसकी ओरिएंटेशन कैसी है, लेटा है, बैठा है, कैसे है, प्लस हाफ है, माइनस हाफ है, दिस एंड दैट. This is a magnetic quantum number. तो it gives the orbitals in the given subshell. इसका फॉर्मूला होता है बच्चा m is equal to minus of L up to 0 then is a plus L. This is a formula. तो इसके लिए मैं आपको एक सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे देती हूँ, आप उससे कैलकुलेशन कर पाओगे. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स चेक करते जाओ किस में बता रही हूँ. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द गिवन सब शेल, एल पे डिपेंड कर रहा है ना, तो एल क्या है? सब शेल है. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द गिवन सब शेल दैट इज इक्वल टू, कैसे आएगा फॉर्मूला? देखो, एल इधर है, एल इधर है और एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2l + 1. मान लो तुम्हें पेपर में आ गया, देखो इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है विदाउट दिस यू कैन से -l 0 + l कंसेप्ट. इसको डायरेक्टली अप्लाई कैसे करोगे? मान लो तुम्हें पेपर में आ गया 2p है. 2p क्या है पहले तो ये सीख लो. अगर मैं सिंपल 2 बोलूं तो उसको क्या बोलोगे? शेल सब शेल. अगर मैं सिंपल 2 बोलूं नंबर, हम शेल है ना. अगर मैं 2p बोलूं तो उसको क्या बोलोगे? सब शेल, है ना. तो अब यस मैम 2p सब शेल में ऑर्बिटल बताओ. 2p सब शेल में ऑर्बिटल्स निकालनी है, तो ऑर्बिटल्स कैसे निकालेंगे? L इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है. तो 1 + 1 आ गया, तो आंसर कितना आ गया? 3. अब 2p सब शेल में ऑर्बिटल्स कितने हैं? 3. यही क्वेश्चन उसने पूछ लिया 4d में. अब पहले तो सीखना है कि 4d होता क्या है. 4d सब शेल है, 4d सब शेल है जिसके लिए L की वैल्यू कितनी है? 2. अगर इसके ऑर्बिटल्स निकालेंगे तो ऑर्बिटल्स कैसे निकालेंगे बताओ? 2 × 2 + 1 तो 5. तो दिस इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फार्मूला कि नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द गिवन सबशेल. अगर आपको इसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है तो कैसे जाएगा? उसने पेपर में दे दिया कुछ भी p सबशेल, p सबशेल कोई भी दे दे, 2p 3p 4p कुछ भी दे दे. मैं इसको np लिख देती हूँ. np में l कितना है? 1 है ना. तो m के कितने आंसर आ गए? -1, 0 एंड +1. तो इसका अच्छा हाँ, ये क्वांटम नंबर आपको शेप्स बताएगा सारे ऑर्बिटल्स की, ठीक है. अब -1 ओरिएंटेशन का मतलब है कि कैसी पिक्चर बन रही है ना, तो कैसे ओरिएंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन आपका. -1 + 1 है 0. बट इसका मतलब हुआ p सबशेल में हम अगर एक ऑर्बिटल को एक बॉक्स बनाते हैं तो p सबशेल में कितने बॉक्स बनेंगे बताओ? 3 बॉक्स बनेंगे या नहीं बनेंगे? यस मैम यस मैम बच्चा अगर 3 बॉक्स बनेंगे ना, यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बता रही हूँ. +1 एंड -1 वैल्यू इंटरचेंज हो सकती है. मतलब अगर मैं यहाँ पे -1 लिखूं, यहाँ पे 0 लिखूं, यहाँ पे +1 लिखूं, तो ये px भी हो सकता है, ये py हो सकता है, या ये py भी हो सकता है, ये px भी हो सकता है. पर एक चीज फिक्स है, पता क्या? कि जहां पे वैल्यू 0 होगी ना, वो कौन सा ऑर्बिटल रहेगा? हमेशा pz. ठीक है ना. x और y इंटरचेंजेबल है, किसी को भी +1 -1 दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे और लगा देती हूँ. px और py में किसी की भी वैल्यू -1 हो सकती है, किसी की भी वैल्यू +1 हो सकती है. और एग्जामिनर इस चीज से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इट इज मैंडेटरी कि आपके पास अगर pz 0 है या m 0 है ना, वो पूछ ले m 0 है तो क्या होगा? pz होगा. इसी तरीके से अगर वो बोल दे s के लिए, है ना, ns सबशेल,
NS सबशेल, NS सबशेल के लिए कैसा जाएगा बच्चों? NS सबशेल के लिए L कितना जाएगा? 0 जाएगा, तो M भी क्या आ जाएगा? 0। मतलब अगर S सबशेल है तो कहीं कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ हमारे पास एक ही ऑर्बिटल आएगा, और वो कौन सा ऑर्बिटल आएगा? PZ। PZ कहाँ से आ गया बच्चा? S। बस S है ना, इसमें P थोड़ा ना आएगा, S के अंदर P कहाँ जाएगा? S सबशेल में P सबशेल थोड़ा ना हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको जरूरी नहीं है हर बॉक्स का मतलब P ही होता है, ठीक है, या इसको PZD बोलना है। ये S ऑर्बिटल है, हर ऑर्बिटल में जितने हैं, यू कैन से S सबशेल में एक ऑर्बिटल है, P सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, हर ऑर्बिटल को बॉक्स बोलते हैं। हर एक बॉक्स का मतलब PZ नहीं होता, ये S का बॉक्स है, ये P के 3 बॉक्स है। इज इट क्लियर? चले आगे। Yes ma'am। यस, डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो और इससे लॉन्ग वे से भी जा सकते हो। अभी थोड़ा सा इसको और इंटरप्रेट करेंगे। मान लो तुम्हारे पास आ गया बच्चा ND सबशेल, ठीक है, ND सबशेल में L कितना है बताओ? 2। हाँ, तो M की वैल्यू आ गई -2, -1, 0, +1 एंड +2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि D सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 5 ऑर्बिटल। और D सबशेल के जो 5 ऑर्बिटल्स हैं मतलब 5 बॉक्स, एक ऑर्बिटल का मतलब एक बॉक्स। 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 है। अब इसमें किसी की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, पहले तो इन 5 ऑर्बिटल्स के नाम देख लो। फर्स्ट है DXY, सेकंड है DYZ, थर्ड है DZX, फोर्थ है DX² - Y², और फिफ्थ है DZ²। तो these are the 5 orbitals, DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² and DZ²। अब इनमें से किसी की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है एक्सेप्ट DZ²। यहाँ पे मैं स्पेशली स्टार पॉइंट बना के लिख देती हूँ, किसी को भी कुछ भी लिख लो, -2, -1, 0, +1, +2, पर एक वैल्यू फिक्स है कि फॉर द DZ² ऑर्बिटल M की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, तो M की वैल्यू 0 S के लिए भी होती है, M की वैल्यू 0 PZ के लिए भी होती है, और M की वैल्यू 0 DZ² के लिए भी होती है। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes ma'am। ठीक है, अब आ गया आपके पास NF सबशेल। NF सबशेल के लिए L की वैल्यू कितनी जाएगी? 3 जाएगी। 3। M आ जाएगा -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। इसकी शेप्स, इसके नाम कुछ भी नहीं करने हैं, हाईली डिफ्यूज्ड है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स में इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम है, तो हमें इस पे कुछ नहीं टेंशन लेनी है, बस इसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स ये पता होने चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और एक बॉक्स और बना दो 7, तो ये 7 है। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन से भी जा सकते थे। अब 2 फॉर्मूले में आपको और लिखा रही हूँ यहाँ पे। अभी तक हमने क्या कैलकुलेट किया था? अभी तक हमने पिछली स्लाइड में ये लिखा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, किसमें बच्चा? In given subshell। हाँ जी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द गिवन सबशेल। इससे पहले लास्ट क्लास में, मतलब कल की क्लास में, मैंने सबशेल्स बताई थी शेल में n, याद है ना? Yes ma'am। ऑर्बिटल्स इन द गिवन सबशेल, उसका फॉर्मूला क्या लिखाया था बेटा? 2l+1। अब बताओ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन सबशेल। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? मैम 2। 2 आते हैं। तो अगर इतनी सबशेल हैं, इतने ऑर्बिटल्स हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, मुझे पता था एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अगर सबशेल्स में इतने सारे ऑर्बिटल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने होंगे? 4l+2। पर फॉर्मूला याद रखना, ये सबशेल में ऑर्बिटल निकालने हैं और ये सबशेल में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब एक और फॉर्मूला देखो, अगर सबशेल की जगह में इलेक्ट्रॉन की शेल रखूं तो क्या आएगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द गिवन शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द गिवन शेल आएंगे n²। अब ये शेल का फॉर्मूला इसलिए फॉर्मूला चेंज है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन शेल आएंगे 2n²। तो ये हो गए 4 फॉर्मूले इस पेज के। एक हमने कल किया था, दैट इज नंबर ऑफ सबशेल्स वाला n, ठीक है,
तो 5 फॉर्मूलाज हो गए। मैं एक अप्लाई करके दिखा देती हूँ। मान लो मेरे पास डी और बाई डी सबशेल है, ठीक है, 3D सबशेल है, सब शेल। तो 3D सबशेल के लिए एल कितना है बच्चों? मैम 2। मैम 2। ऑर्बिटल बताओ कितने होंगे? 2 × 2 + 1 कितने होंगे? 5। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स बताओ, बताओ जल्दी। 5 × 2 नहीं, 10। हाँ 10। इसमें क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में। अब यहां से क्वेश्चन कैसा आएगा? वो n = 3 देगा। n = 3 इसकी एक सबशेल में नहीं पूछ रहा, पूरा पूछ रहा है 3s 3p 3d, ठीक है। तो n शेल आया पेपर में। अब ऑर्बिटल कितने आएंगे बताओ? 9। इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 18। यस। अब इसको कैसे इलेबोरेट करोगे? इलेबोरेट करना बहुत आसान है, मैं लिखूंगी नहीं, थेरेटिकली नहीं लिखूंगी, सुन लो बस। 3 में क्या क्या होता है? 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है, यस और नो? यस मैम। तो 3d में तो तुमने कैलकुलेट कर लिए 5 ऑर्बिटल है, और p में कितने होंगे? 3। 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए, और 1 हो गया s में 9। तो 9 आंसर आ गया, नहीं आया? तो पेपर में जैसा वो क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करना। अगर वो शेल में पूछ रहा है तो वो सारे पूछ रहा है एसपीडी, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें 9 ऑर्बिटल्स हैं। बट अगर वो सब शेल में पूछ रहा है सिर्फ एक में, तो सिर्फ वो डी की बात कर रहा है। तो इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. With this we have done Yes, ma'am. the formulas of the magnetic quantum number. Now we are moving toward the shapes of the orbitals. शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स भी इसी क्वांटम नंबर ने दी थी। जैसे आपके पास है सबसे पहले एस ऑर्बिटल, है ना, मैं साथ साथ बनाती जा रही हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। तो जो आपका एस ऑर्बिटल है उसकी शेप का नाम है सफेरिकली सिमेट्रिकल। क्या नाम है? Spherically symmetrical. और सफेरिकली सिमेट्रिकल को आप एक सफियर की फॉर्म में बनाओगे। आपको पता है कि सफियर और सर्कल में क्या डिफरेंस होता है, जानते हो ना बच्चों? 3D 2D। अब देखो मैंने ना इसे डॉटेड बनाया। क्यों डॉटेड बनाया मुझे बताओ? ये ऑर्बिटल है। हाँ ये ऑर्बिटल है। अगर मैं सर्कल बना देती तो ये क्या होता? मैम शेल। शेल भी बोल सकते हो, ऑर्बिटल भी, ऑर्बिट भी बोल सकते हो। ऑर्बिट जो बोहर ने दिया था। तो ये एस ऑर्बिटल है। इसे स्फेरिकली सिमेट्रिकल क्यों बोलते हैं ये भी मैं थेरेटिकली आपको लिखूंगी नहीं, सिर्फ बोल देती हूँ वर्बली। The probability of finding the electron in same in all the possible directions from the nucleus non-directional shape है। इसका डायरेक्शन डिपेंडेंस नहीं है कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसमें कम है। सफियर का मतलब क्या होता है? रेडियस हर डायरेक्शन में सेम होता है ना, एक फिक्स डिस्टेंस पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये सफेरिकल फिगर है, इसमें आपके हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सेम प्रोबेबिलिटी है। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज अ स्फेरिकली सिमेट्रिकल। और बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पे हर डायरेक्शन में वेव फंक्शन का साइन प्लस होता है। वेव फंक्शन मतलब साई, बताया था ना ओवरलैपिंग वाले कॉन्सेप्ट में, केमिकल बॉन्डिंग में। Yes, ma'am. तो ये एस ऑर्बिटल आ गया। उसके बाद आ गए आपके पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। पी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं भाई? वो एक नहीं होता, वो 3 होते हैं। पी एक्स, PY, PZ. पी जेड। बेटा व्हाट इज अ नेम? डम्बेल, ठीक है, डम्बल की तरह। अब अगर तो देखो ये है आपकी कोऑर्डिनेट एक्सेस। अब इसमें मैंने इसको z ले लिया, इसको x ले लिया, इस वैसे आप z उसी को लो जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में यूज किया था। दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट टू यू। दिस इज z, और इनमें से किसी को कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो जो आपका ऑर्बिटल z एक्सिस की तरफ सिमेट्रिकल है ना, उसे हम pz बोलते हैं। बाकी ऑर्बिटल नाम से ही क्लियर है कि आप इसमें क्या लगाओगे? डॉट्स लगाओगे, ठीक है ना। ओरिजिन से सिमेट्रिकल रखना है। अच्छा दूसरा आ जाओ रेड कलर से। अगर वो वाई एक्सिस की तरफ सिमेट्रिकल है, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है। देखो क्यों डायरेक्शन डिपेंडेंट है? एक्स वाई एक्सिस के बीच में या जेड एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, सिर्फ एक्सिस के ऊपर है। अब आ जाओ ग्रीन कलर से। तो ये क्या बन गया बच्चों?
एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है ना। अलग अलग करके देखेंगे तो एक्स में इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में ही है, वाई में इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस में ही है, जेड में इलेक्ट्रॉन जेड एक्सिस में ही है। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन है? नो मैम। No, ma'am. तो बाकी प्लस माइनस कैसे देते हैं? मैथ्स की तरह देते हैं, जहां पे जेड प्लस राइट में होता है ना, ये प्लस माइनस, जैसे हम अपनी लोअर लेवल ऑफ क्लासेस में करते हैं ना, छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना, प्लस माइनस किधर को देना है, नंबर लाइन ड्रॉ एंड ऑल, Yes, yes. बस वैसे ही करना जो आपने पहले सीखा है। तो दिस इज माइनस, यहाँ पे भी अप प्लस नीचे माइनस, तो वैसे दे सकते हैं। तो दीज आर द पी ऑर्बिटल्स। नाउ कैन वी मूव टुवर्ड द डी? यस मैम। Yes, ma'am. पी ऑर्बिटल्स बेटा 5 बताए थे आपको, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। पहले इन तीन ऑर्बिटल्स की बात कर लेते हैं। पहली बात तो इन तीन ऑर्बिटल्स में है 4 लॉब्स, इनको लॉब्स बोलते हैं। दूसरी बात, 4 लॉब्स इन ईच सेकेंड। लॉब्स हैं इनकी इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर नहीं है, एक्सिस के बीच में है। इनकी एक ही तरह की मैं डायग्राम बना दूंगी, ये है जैसे देखो ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे ही बीच में एक और एक्सिस है, किसी भी साइड से आप लगा सकते हो, ठीक है, या इसको ऐसे लगा देते हैं, रुको, इसको दे देते हैं हम इधर से, ठीक है। अच्छा देखो 4 लॉब्स दिखाई दे रही हैं, Yes, ma'am. ठीक है, इसमें डॉटेड लगा दो क्योंकि ऑर्बिटल की बात हो रही है। अगर इसे x और y लिख दोगे तो इसका नाम एक्स वाई बन गया, इसमें y और z कर दोगे तो इसका नाम वाई जेड बन गया, z और x कर दोगे तो जेड एक्स बन गया। 4 लॉब हैं, अपोजिट लॉब्स के सेम साइन है, मतलब अगर आप एक में प्लस लेते हो दूसरी में भी प्लस, एक में माइनस लेते हो तो दूसरी में भी माइनस, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। एंड द वन मोर थिंग इज कि इनका नाम है डबल डम्बेल, पहले वाली स्ट्रक्चर से डबल है। फोर्थ टाइप का ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। अब इसमें क्या चेंज है बेटा? डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र में भी 4 लॉब्स हैं, एंड द नेक्स्ट थिंग इज लॉब्स हैं यहाँ पे अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो दीज आर द लॉब्स अलोंग द एक्सिस। वाई वाली एक्सिस की तरफ जो होगा तो वो माइनस का साइन लगेगा, एक्स वाली एक्सिस के अलोंग ये वाई है, ये माइनस एक्स है, तो वाई वाली में माइनस लगा दो और एक्स वाली में प्लस लगा दो। अब लास्ट ऑर्बिटल है 5d जेड स्क्वायर। एक तो इसमें जेड एक्सिस में है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बड़ी लॉब है, और बीच में है एक रिंग हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, ठीक है, बेली में, और ये आपके दो हैं, जेड वाली प्लस और बीच वाला है माइनस, बट एवरीवेयर देयर इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये जो आपका बेली है ना, इसका डोनट है, इसमें क्या है बेटा, ये एक्चुअली में आपके पास एक्स वाई प्लेन में है, यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एक्स वाई प्लेन में ये है और जेड ये है। तो these are the sum of the lobes, these are the sum of the orbitals explanation in the case of the D, ठीक है। एफ को हमें पढ़ना नहीं है, तो इसने शेप भी बता दिया हमें, इसने ओरिएंटेशन भी बता दिया, ओरिएंटेशन ही हुआ ना, इलेक्ट्रॉन एक्सिस की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है, दिस एंड दैट। Okay, now the last quantum number is a spin quantum number. So can I shift the slide if you people are getting this? Yes, ma'am. ठीक है, तो fourth one is the spin quantum number. Spin quantum number. Spin quantum number क्या कहता है कि जैसे आप पढ़ते हो कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ न्यूक्लियस के अराउंड नहीं रिवॉल्व करते हैं बेटा, दे ऑल्सो स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। So due to the spinning motion of the electron,
due to the spinning motion of the electron, around its own axis. दो टाइप की स्पिनिंग मोशन क्या हो सकती है? स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी द प्लस हाफ, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी द माइनस हाफ। यानी कि क्लॉकवाइज या क्या हो सकता है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा। इज दैट क्लियर? These two type of conditions can be there. वैसे तो जब कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो इस आंसर को और में लिखते हैं, प्लस हाफ या माइनस हाफ, बट ये जो प्लस हाफ वाली स्पिन है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये लो एनर्जी की होती है और हाईली स्टेबल होता है। तो जब आप पहला इलेक्ट्रॉन एंटर करते हो ना, वो हमेशा प्लस हाफ से करते हो। अब पहला इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ से एंटर हो गया तो दूसरा तो ऑब्वियसली फिर कैसे जाएगा? माइनस हाफ से जाएगा। ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है और ये लेस स्टेबल होता है कंपैरेटिवली, रिपल्शन क्रिएट हो जाता है तब तक। ठीक है, तो ये है आपके स्पिन क्वांटम नंबर। तो विद दिस वी हैव डन विद द ऑल क्वांटम नंबर्स। अब इसका क्वेश्चन कैसे कैसे आ जाता है, मैं फटाफट आपको इसके 4 टाइप के क्वेश्चन दे देती हूँ। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ द n इज गिवन एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। जैसे n इज इक्वल टू 4 दिया हुआ, सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। L क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 आ जाएगा। M क्या आ जाएगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 आ जाएगा। S की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस हाफ और माइनस हाफ आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो सब्जेक्टिव वाले पैटर्न में आ गया, तो ये तो हमें यहाँ पे तो नीट में तो नहीं हो सकता है। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जैसे 3DZ² बोल दिया, उसमें बोल दिया कि सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखो। तो अब कौन मुझे बताएगा कि n की वैल्यू इसमें कितनी है? मैम मैम 3 3, ठीक है, L की वैल्यू, मैम 2, M की वैल्यू, M की वैल्यू is a very very important here to calculate because this is a 3DZ²। -0 +1। नहीं, ये गलत आंसर है जो बोल रहे हो ना, -2 -1 0 +1 +2। ये 5 के लिए आंसर है, मैंने तो उन 5 में से एक लिखा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपके पास सारे और सिर्फ डी दिया होता है तो वो आंसर हो सकता था। अब 3DZ² है, उन 5 में से कोई मैंने एक लिखा, तो उसके 5 आंसर कैसे हो सकते हैं? 5 बॉक्स में से मैंने एक बॉक्स लिखा है ना। गेटिंग दिस और नॉट? Yes, ma'am. M इज इक्वल टू 0 होता है 3DZ के लिए, एंड S इज इक्वल टू प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, अब जैसे उसने दे दिया 2PZ ऐसा क्वेश्चन, n इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 1, M इज इक्वल टू 0 एंड S इज इक्वल टू हाफ। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन है इसमें तो प्लस हाफ से पहले जाएगा, ये ज्यादा प्रोबेबल आंसर है। ठीक है, या कई बार एनर्जी भी पूछ लेता है ऐसे, तो अगर सब कुछ सेम है, एक में प्लस है तो वो लो एनर्जी का है। चलो, या सेकंड टाइप का क्वेश्चन इसमें से आता है कि नॉट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताओ या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताओ, तो वो भी क्वेश्चन आसान है। जैसे मान लो एक टर्म आ गई, n इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, L इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, M इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है और S इज इक्वल टू हाफ लिखा हुआ है। तो ये पॉसिबल है? ये सेट कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? n और L कभी बराबर नहीं हो सकते। ये सारी चीजें तुम्हें पढ़ाई है मैंने पीछे। या कॉम्बिनेशन दे दिया, n 4 है, L 3 है और M -4 है, ये भी कभी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि L का आंसर कभी भी L का आंसर ऑलवेज ग्रेटर देन होगा M से, या इक्वल टू हो सकता है। M कभी भी बड़ा नहीं हो सकता मॉड में। ठीक है, तो ये भी आंसर गलत है। या कभी स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू +3/2 +5 कुछ ऐसा दे दे, माइनस कुछ, हाफ प्लस हाफ और माइनस हाफ से अलावा, तो वो भी गलत आंसर है। ठीक है ना, दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस आर देयर। या कई बार आपसे ऑर्बिटल लिखवा लेगा, जैसे देखो उसने बोल दिया n इज इक्वल टू 3 है, L इज इक्वल टू 2 है, M इज इक्वल टू 0 है, S इज इक्वल टू प्लस हाफ है। इसका नाम लिखो, तो कैसे लिखोगे? n 3 है, L 2 है तो D, M 0 है तो Z² और हाफ है तो 1 इलेक्ट्रॉन। ये आंसर है। तो इज दैट क्लियर? या फिर बाकी क्वेश्चन मैंने आपको साथ साथ बता दिए थे कि विच इज पॉसिबल एंड विच इज नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, नेक्स्ट इज यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस रिलेटेड प्रिंसिपल्स, जिसमें सबसे पहले आता है अफबाउस प्रिंसिपल। अफबाउस प्रिंसिपल
वैसे तो सब बच्चों ने अपनी 11th क्लास में वो 1s 2s 2p के कॉलम बना के कट लगा के वो ज्वाइन करके बनाया होगा, बनाया था या नहीं बनाया था? Yes, ma'am. Yes, क्या ma'am. इतने टाइम हमारे पास नहीं होता है पेपर में, तो थोड़ा सा सीक्वेंस को याद भी रखना है। अब वाउ ने क्या कहा था, उसने कहा इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू सबशेल ऑफ, सब शेल हो जाए, शेल हो जाए, ऑर्बिटल आ जाए, सबके लिए ये ट्रू है। ठीक है ना? कंपैरिजन आप किस में, इलेक्ट्रॉन किस में फिल करोगे, सब शेल में फिल कर रहे हो तो मैंने सब शेल लिखा दिया। बाकी अगर दो डिफरेंट केस भी कोई आपसे पूछ रहे तब भी आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द सब शेल ऑफ लो एनर्जी फर्स्ट, लो एनर्जी फर्स्ट, then goes into higher energy, higher energy सब शेल, ऑर्बिट और शेल। जैसे एनर्जी सीक्वेंस कैसे दिया उसने अफबाऊ ने, याद है बच्चों? सबसे लो एनर्जी किसकी होती है, सबसे पहले किसमें भरते हो, 1s में, उसके बाद 2 उसके बाद 2p. 2p, फिर यस, फिर 3p, 3p के बाद किसकी फीलिंग होती है बताओ तो? 3d. गलत, 4s. रॉन्ग। अगर 3d भर के आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। 3d की एनर्जी बहुत हाई हो जाती है तो इसके पास होती है 4s की फीलिंग। हर s के बाद पिछले का d फिल होता है, फिर 3d, इसका d बाद में फिल होगा, फिर 4s के बाद 4p की फिलिंग, पहले 3d भरेगा फिर 4p भरेगा, 4d आना चाहिए ना, पर नहीं, नेक्स्ट का s आएगा 5s, फिर आएगा 4 का d, 5s का, फिर उसके बाद 5p आएगा, फिर 6s आएगा। अब 4 में तो f भी होता है, तो 6s के बाद 4f फिल होगा, 5d फिल होगा, फिर 6p फिल होगा, फिर 7s फिल होगा। तो दिस इज अ सीक्वेंस। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। 1 में 1s ही होता है, 2 में 2s और 2p होता है, 3s 3p, यहाँ तक तो ठीक है। हर s, अगले s की फिलिंग पिछले d से बाद में होती है, तो यानी कि नेक्स्ट वाला s लोअर एनर्जी का हो जाता है, 4s लोअर एनर्जी का है, फिर उसमें 3d आएगा, फिर 4s के बाद वैसे 4p आना चाहिए था, वो लिख दिया। अब 4d नहीं लिखेंगे, पहले 5s लिखेंगे, फिर 4d लिखेंगे, फिर 5p आ गया, 5d नहीं लिखेंगे, पहले 6s लिखेंगे। अब 4 के केस में तो f भी होता है, तो पहले 4f आएगा, फिर 5d आएगा, फिर 6p, फिर 7s। इतनी सीक्वेंस आपको लर्न करनी है। बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने आते हैं। s के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम, कम है तो इससे भर सकते हो, ज्यादा नहीं भर सकते। P में 6 होंगे, D में 10 होंगे, F में 14। 4. हाँ जी बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वे से लिखी जाती है। दिस इज अ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बाउस प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज द, पॉली है। हाँ जी, पोलिस कर लो, हंस रूल कर लो, वट एवर यू लाइक। पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कर लो, चलो पहले Pauli's exclusion principle. What does the Pauli's exclusion principle says? It states that no two atoms, no two electrons in an atom can have same value of all the four quantum numbers. All the four quantum numbers. एक तो ये वे है इसके लिखने की. The another way is an orbital can accommodate maximum of 2 electrons that must be of opposite spin. इसका क्या मतलब हुआ? पहली डेफिनेशन जो लिखी है, दोनों का मीनिंग सेम ही है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते किसी एटम में जिसकी सारे प्रिंसिपल, सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो। अगर मैक्सिमम कोई 3 क्वांटम नंबर उसमें सेम हो भी जाते हैं तो फोर्थ हैज टू बी डिफरेंट। या अनदर वे ऑफ राइटिंग इज कि जो एक बॉक्स है, एक ऑर्बिटल जिसको हम बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और उनकी भी ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए। जैसे बच्चा इसको चेक कर लेते हैं। मान लो मेरे पास
ये 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन आप कैसे भी चेक कर सकते हो, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2p में है। इसको इलेक्ट्रॉन नंबर 1 लिख दो, इसको इलेक्ट्रॉन नंबर 2 लिख दो, तो ये 1 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों के लिए n की वैल्यू बताओ कितनी है, जल्दी जल्दी बताओ। दोनों इलेक्ट्रॉन अगर 2p में है तो उसके लिए n की वैल्यू कितनी है भाई? 2. बिल्कुल 2 2 है। अगर उनके लिए l पूछा जाए तो l कितना है? 1. M1. l दोनों के लिए 1 1 है। अगर दोनों के लिए m पूछा जाए तो m कितना है? m सेम नहीं है। हाँ, m सेम नहीं है। अगर एक के लिए +½ है, दूसरे के लिए 0 हो सकता है, या एक के लिए -½ है, सेंटर वाले को 0 लिख सकते हैं, या +½ मतलब 2 सेम नहीं हो सकते एनी हाउ। ये मैं से लिख देती हूँ, से का मतलब है इसके अलावा भी कोई और कॉम्बिनेशन हो सकता है। m की वैल्यू दोनों के लिए क्या है? +½ तो आपने देखा 3 क्वांटम नंबर तो मैच हो गए, पर 4th क्वांटम नंबर इसमें क्या है? डिफरेंट है। अगर आप एक ऑर्बिटल में भी मान लो 2 इलेक्ट्रॉन ले लो तब भी देख लो, ये इलेक्ट्रॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 2 है। n दोनों के लिए कितना है? 2 2। l दोनों के लिए कितना है? 0 0। अब तो m भी दोनों के लिए कितना है? 0 0, पर s डिफरेंट हो जाएगा। अगर एक के लिए +½ है और एक के लिए -½ है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल्स आपके सामने हैं। पहला तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और उनकी ऑपोजिट स्पिन होगी, या एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम एक एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है ऐसे जिनकी सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है। जब मैंने क्वांटम नंबर स्टार्ट किया था तब भी मैंने बोला था कि ये 4 डिजिट का यूनिक कोड है, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये कोड सेम नहीं हो सकता। ये आइडेंटिटी है उनकी, जैसे तुम्हारे मोबाइल नंबर है ना, नहीं मिलते आपस में। Yes, ma'am. चलो ठीक है, तो पॉलीज एक्सक्लूजन भी डन हो गया। आगे आ जाओ बच्चा, हर्न्स रूल। हर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। रिगार्डिंग द हर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये रूल क्या कहता है? ये कहता है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। डीजनरेट ऑर्बिटल की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल unless each orbital is singly filled. Unless each orbital is singly filled. मतलब कोई भी अगर डीजनरेट ऑर्बिटल्स में आपको इलेक्ट्रॉन रखने हैं ना, मान लो मुझे P2 बनाना है, तो ये वे गलत है। अगर मुझे P2 बनाना है तो ये भी वे गलत है। अगर मुझे P2 बनाना है तो ये भी वे गलत है। सही वे क्या है? ये। मैं एक फर्स्ट में और इस अगले में. यस, बोलिए। यस, क्या कह रहे हो बेटा? No, ma'am. ओके ओके, तो दिस इज अ करेक्ट वे। मान लो मुझे P4 रखना है तो P4 की ये वे गलत है। दिस इज अ रॉन्ग वे आउट। ठीक है, दिस इज अ रॉन्ग वे। हाउ यू हैव टू फिल द 4 इलेक्ट्रॉन बच्चा? पहले आपको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3, एंड देन यू हैव टू पेयर देम अप। दिस इज अ करेक्ट वे। तो ये कह रहा है कि जितने ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड होंगे या हाई मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब है मैक्सिमम स्पिन। अब इसकी स्पिन कैलकुलेट करो, +½ -½ कैंसिल हो गई, +½ 1 आ गई। तो जितने आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे ज्यादा होंगे सिंगल स्पिन वाले, उतनी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी। जितनी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी उतना लो एनर्जी का स्टेबल अरेंजमेंट। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी कब ज्यादा होगी? जब पहले आप इलेक्ट्रॉन को सिंगल सिंगल रखोगे, उसके बाद पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे। This is called the Hund's rule of maximum multiplicity. Now the last rule is, एक रूल है बच्चा जिसे बोलते हैं, और ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स की बात कर रही हूँ मैं, जो सेम एनर्जी के हैं, याद रखना। बोहर बरीज रूल। बोहर बरीज रूल, मान लो तुम्हें कोई कंफ्यूजन होगी, तुम्हें याद नहीं रह रहा कि किस ऑर्बिटल की कम एनर्जी थी, किसकी ज्यादा थी, किसी सबशेल को कैसे चेक करेंगे, तो ये ना N+L रूल के नाम से भी फेमस है। ये कहता है जिसकी N+L की वैल्यू हाई है उसकी एनर्जी हाई होगी, जिस केस में N+L की वैल्यू लो है उसकी एनर्जी भी लो होगी। ठीक है, मैं जैसे चेक कर लेती हूँ 4F और 5D की।
बैक टू बैक स्लाइड करके देख लेना, मैंने 4f को पहले भरा था, 5d को बाद में भरा था। अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्यों मैंने ऐसे किया। n और l, इसमें 4 है, l 3 है, इसमें 5 है, l 2 है, तो दोनों का आंसर 7 नहीं आ रहा, बताओ। तो n प्लस l 7 आ जाएगा, तो मैडम क्या करेंगे, तो बहुत आसान है, जिसकी n वैल्यू लो है, अब इसका n वैल्यू 4 है तो इसकी होगी लो एनर्जी, जिसका n वैल्यू हाई है उसकी क्या होगी, हाई एनर्जी। हाई एनर्जी। ऐसे चेक करेंगे। बाकी आपको 4s और 3d में कंफ्यूजन होता है ना, आप उसको भी करके देख लो। 4s और 3d में अब n और l की वैल्यू देख लो, 4 0 3 2, इसका आंसर कितना आता है 4, इसका आंसर कितना आता है 5, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी 3d की। तो एनर्जी जब एम्प्टी होते हैं, जीरो होता है एम्प्टी, 3d की एनर्जी ज्यादा है, सॉरी नॉट लेस, 3d की एनर्जी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू 4s एम्प्टी ऑर्बिटल्स। इसलिए इलेक्ट्रॉन की फीलिंग वहां पहले किस में होती है 4s में, इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा 4s में, देन इट विल गो टू द हाई एनर्जी ऑर्बिटल व्हिच इज कॉल्ड एज 3d। तो इज दैट क्लियर बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. तुम ये वाला बता दो। 3d और 4s वाला चलो एक बार अगली शीट पे फिर बता देते हैं। मैंने ये बोला ये 4s है, ये 3d है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि किसको पहले भरना है, तो आप n प्लस एल चेक कर लो इसका। n इसमें 4 है, l इसमें 0 है बेटा। अब इस केस में n 3 है, l 2 है, तो 4 और 5 नहीं आ गया, तो n प्लस एल किसके लिए हायर है, इसके लिए, तो इसकी हाई एनर्जी होगी। अब इसकी लो एनर्जी होगी। जब इलेक्ट्रॉन को एंटर करना है, इलेक्ट्रॉन को एंटर करना तो खाली ऑर्बिटल में ही एंटर करेगा ना, 4s भी 0 होगा और 3d भी 0 होगा। तो जब ये ऑर्बिटल एम्प्टी है तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, 3d ऑर्बिटल की ज्यादा है एम्प्टी में, और 4s ऑर्बिटल की कम है, ये कहा है मैंने। इसलिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो पहले 4s भरते हो फिर 3d भरते हो। मैंने आपको बोला था ना कि 3s 3p के बाद 3d नहीं आएगा, पहले 4s आएगा फिर 3d आएगा। अब क्लियर है बच्चा? यस मैम। चलो ठीक है। So with this we have done with the atomic structure. Atomic structure is a complete, and now we have to start with the new chapter. But before we go to the new chapter, let's have a one or the two poll questions and then we'll start a new chapter. अच्छा बेटा, इसमें जैसे आपको पूछ लिया जाए which does not exist, which does not exist, पोल से लेंगे ये क्वेश्चन। पहला है 1s, सेकंड है 2d, थर्ड है 5g, फोर्थ है 6f। Let's have a poll. Can you see the poll on your screen? Yes, ma'am. यस मैम।
Yes, I think half of the student have yet answered. Why the rest are not replying, beta? Okay, as I have given you the sufficient time, let's stop the poll over there. देखो किस ब्रैकेट में लाया करते हो आप लोग. 20 स्टूडेंट्स को तो सही आंसर पता था. 1s एग्जिस्ट करता है, 5g भी एग्जिस्ट करता है, 6f भी एग्जिस्ट करता है, 2d एग्जिस्ट नहीं करता. क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? इसके पीछे एक्सप्लेनेशन है. अगर आप 2d को लिखते हो ना, 2d के लिए n की वैल्यू है 2 और l की वैल्यू भी 2 आती है. इज इट पॉसिबल टू हैव अ सेम वैल्यू ऑफ द n एंड l? No, ma'am. दैट्स मीन 2d हो ही नहीं सकता है. तो काफी स्टूडेंट ने तो सही आंसर दिया, बाकियों ने ये सब भी दे दिए हैं. जिन्होंने ये सब आंसर दिए हैं उनको भी थोड़ा ये डाउट क्लियर करना चाहिए कि जी ऑर्बिटल की स्टार्टिंग हो जाती है 5th से, ठीक है, और एफ ऑर्बिटल की स्टार्टिंग हो जाती है 4th से. तो 4th से स्टार्ट हो जाता है तो 6th में तो अपने आप होगा. और 1s तो कोई भी नहीं ये आंसर देगा. जिसने 1s आंसर दिया है मीन्स वो क्लास में कुछ भी नहीं सुन रहा है. सेकेंड क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं. which gives orbital representation? First answer is psi. Second answer is a psi square. Third answer is the n and l. Fourth answer is the your m. Can you see the poll, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, why the rest are not participating? Everybody has to participate. अगर अभी डर लगता है तो नीट के एग्जाम में तो फिर आप करोगे ही नहीं क्वेश्चन. कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा ना अगर अटेम्प्ट करोगे. यहाँ पे तो आपको कोई मार्क्स भी नहीं मिल रहे हैं बेटा. खुद की नॉलेज तो चेक करनी चाहिए टाइम टू टाइम. यस एवरीवन. I am ending a poll. See the result. क्लियर ही नहीं है. बड़ा you can say 9, 11 and 11. You people are confused between the B, C and the D option. मैंने कब पढ़ाया क्वांटम नंबर में? क्वांटम नंबर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल. रिप्रेजेंटेशन नंबर ऑफ ऑर्बिटल नहीं पूछा मुझे. रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल साइज स्क्वायर देता है. साइज स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी पिक्चर. एन एंड एल ये आपको या तो वो वर्ड यूज करे कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल या वो वर्ड यूज करे शेप ऑफ द ऑर्बिटल. वो भी कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं था. एन कहाँ देता? ऑर्बिटल नहीं देता. और एम जिस बच्चों ने आंसर लगाया वो या तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल देगा या शेप ऑफ ऑर्बिटल देगा या ओरिएंटेशन देगा. रिप्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं ऑर्बिटल? वो साइज स्क्वायर है. तो वो बच्चे सही हैं जिन्होंने सेकंड ऑप्शन को करेक्ट किया. यू नीड टू शार्पन योर कॉन्सेप्ट्स, अदरवाइज तो बहुत क्लोजली रिलेटेड ऑप्शंस आएंगी. ऐसे थोड़ा ना है कि बाकी ऑप्शन आप कंसिडर ही नहीं कर पाओगे. तो ध्यान देना पड़ेगा.
चलिए द नेक्स्ट मैम चैप्टर, साई क्या देता है? बोलो। मैम सिंपल साई क्या देता है? साई की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, साई पूछेंगे तो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव देता है। अगर जाई का पूछेगा ना तो वहां पे लिखा होगा एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। ठीक है बेटा, यस मैम। यस मैम। चलो इसको मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि हमारा नेक्स्ट है चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज थर्मोडायनामिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री की बैकबोन है ये चैप्टर, तभी आप सीख पाओगे बाकी के फॉर्मूलाज। थर्मोडायनामिक्स। बेटा थर्मोडायनामिक्स को जब आप लोग ब्रेकअप करते हो ना इसका नेम को, तो इट इज कंप्राइजिंग ऑफ द टू वर्ड्स, द वन इज कॉल्ड एज अ थर्मो and the another is called as a dynamics. तो thermodynamics है branch of the chemistry. This is the branch of the chemistry which deals with the heat changes during the chemical reactions. Deals with the heat changes during the chemical reactions. केमिकल रिएक्शन भी हो सकते हैं, फिजिकल प्रोसेसेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो इट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम कंसंट्रेट करते हैं प्रोडक्ट पे। यहाँ पे अगर बर्निंग हो रहा है या कुछ ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं जिसमें हम हीट के लिए रिएक्शन, आप कोल को बर्न करते हो, कोल को क्या बर्न ऐश लेने के लिए करते हो, राख के लिए करते हो? नहीं, किसके लिए करते हो? हीट के लिए करते हो ना। कुछ ऐसे, बिल्कुल कुछ ऐसे ये रिएक्शंस हैं जहां पे हमें हीट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। है ना, रिएक्शन का प्रोडक्ट इतना मैटर नहीं करता है, पर मैटर क्या करता है, हीट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। दैट ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज अ थर्मोडायनामिक्स। उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। अब थर्मोडायनामिक्स में जो हीट चेंज होता, तो हीट चेंज होता कौन सी दो बॉडीज के बीच में है? इसमें क्या है कि जो हमारा यूनिवर्स है ना बेटा, यूनिवर्स को हम दो पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं। एक है उसमें से सिस्टम और दूसरा इसमें से क्या है, सराउंडिंग। हाँ बिल्कुल ठीक। अब इसमें क्या है ये दो चीजें? जो एक हमारा सिस्टम है ना, सिस्टम बेसिकली क्या है, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, बेसिकली तो दोनों यूनिवर्स का हिस्सा है ना, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर द कंसिडरेशन, part of the universe which is under investigation, experimentation, investigation, examination, कुछ भी लिख लो, examination। ठीक है, यूनिवर्स का जो पार्ट अंडर द इन्वेस्टिगेशन है, अंडर एग्जामिनेशन है, उसे क्या बोलते हैं? सिस्टम। एंड माइंडेड बेटा, जैसे मैं किसी पे भी काम कर रही हूँ, मैं इस टाइम बोर्ड पे लिख रही हूँ या मेरे हाथ में ये पेन है या मैं कोई वाटर के पे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मेरे पास सामने पानी का ग्लास है, ये सब मेरे लिए क्या है? सिस्टम है। ठीक है ना, तो जिसपे हम काम कर रहे हैं, जिसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसको हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, जिसका वो सिस्टम है। तो सराउंडिंग क्या हुआ, है ना, सराउंडिंग हुआ रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स, द रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स, portion of the universe except the system। मतलब बताओ, सिस्टम को छोड़ के बचा वाला पोर्शन, बिल्कुल। यूनिवर्स में से सिस्टम को माइनस कर दो ना, तो बाकी अपने पास बचा सराउंडिंग। इन शॉर्ट में पता क्या बोलने, सिस्टम को तो हम देख सकते हैं, है ना, एग्जामिन कर सकते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, कुछ भी लिख लो। तो बाकी जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है। मतलब एक छोटा सा सिस्टम छोड़ दो, बाकी पूरा का पूरा यूनिवर्स हमारे लिए क्या है? सराउंडिंग है। ठीक है, तो ये दो पोर्शन में हमने डिवाइड कर लिया यूनिवर्स को। अब जो हमारे रिएक्शंस होंगे, कुछ ओपन में प्रोसेसेस भी होंगी, फिजिकल प्रोसेसेस, उसमें हमें इन दो चीजों को कंसिडर करना है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो है वो एनर्जी का लेन देन या मैटर का लेन देन जो भी हो रहा है।
तो ये हो गए आपके सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब यहाँ पे एक और टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं बाउंड्री। बाउंड्री क्या होगा? बाउंड्री का मतलब इन शॉर्ट कुछ ऐसी चीज जो सेपरेट करती है ना, विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम द Surroundings. बिल्कुल। अब देखो ये क्या होती है नहीं होती है, इस पे थोड़ी सी डिस्कशन है। सराउंडिंग्स, अब जैसे मेरे पास एक ग्लास है वाटर का, ठीक है, ये वाटर का ग्लास है, और मैं भी जो ये उस पे एक लिड लगा दिया, ट्रफ लगा दिया, मैं जो भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ इस वाटर पे कर रही हूँ, है ना, जो भी मैंने इसमें ब्यूरेट लगाया है या जो भी किया है, ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है मैं वाटर पे, ठीक है। तो वाटर पे जब एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो वाटर मेरे लिए क्या है? सिस्टम। हम system. इस बीकर से, इस ग्लास के बाहर की सारी चीज मेरे लिए क्या है? मैम सराउंडिंग। सराउंडिंग है। अब ये बीकर या ग्लास मेरे लिए क्या है? Boundary. तो यहाँ पे क्या कर रहे हो ना तुम, यहाँ पे तुम्हें बाउंड्री नजर आ रही है, तो ये बाउंड्री है फिजिकल बाउंड्री, या विजिबल बोल लो इसको, सिंपल लैंग्वेज में दिखाई दे रही है तुम्हें, ठीक है ना, ये विजिबल है। अब मान लो मैं कोई रिएक्शन ओपन में कर रही हूँ, लेट सपोज लाइक कि कुछ कह लो ऐसे कि मैं इवेपोरेशन स्टडी कर रही हूँ, है ना, इवेपोरेशन देख रही हूँ ओपन में, तो पानी इवेपोरेट हो रहा है वहां पे भी, और बाकी बाहर वाला पोर्शन सारा सराउंडिंग है, वहां पे बाउंड्री है क्या? नहीं, नो मैम। वहां पे बाउंड्री नहीं है। तो जो बाउंड्री है ना, वो आपकी रियल भी हो सकती है या इमेजिनरी भी हो सकती है। रियल इमेजिनरी को आप इस सेंस में समझो ना, हो भी सकती है बाउंड्री या नहीं भी हो सकती है। नहीं भी हो सकती को ऐसे ले लो कि कई बार सिस्टम एंड सराउंडिंग में कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है ही नहीं है, ठीक है, मतलब उसको आप डिफरेंशिएट मतलब सेपरेट नहीं कर पाते हो। ऑब्वियसली सिस्टम तो थोड़ा सा होगा, सराउंडिंग उसके कंपैरिजन में बहुत होगा, तो ये हो गया बाउंड्री। ठीक है जी, इतना समझ में आई ये बात? अब उसके बाद Yes, ma'am. कहानी इस चैप्टर की, जिसपे सारा चैप्टर डिपेंड करेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ मोड्स। मोड्स का मतलब होता है तरीके। मोड्स ऑफ द ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी, मोड्स ऑफ द ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी between the system and surrounding, between the system and surrounding। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच एनर्जी का लेन देन कैसे होता है। अगर हमने पूरे यूनिवर्स को दो पोर्शन में सेपरेट किया है, सिस्टम एंड सराउंडिंग में, तो उन दोनों में एनर्जी का लेन देन या उन दोनों में कैसे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। रिएक्शन दो बॉडीज में हो रहा है या कोई प्रोसेस दो बॉडीज में हो रही है, तो देखेंगे ना कि कैसे मोड क्या है। ये हमने तो पढ़ा है, ये चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे वो हीट के लिए करेंगे या एनर्जी के लिए, एक्सचेंज के लिए कंसिडरेशन होगा हमारा। प्रोडक्ट फॉर्म्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो किस किस तरीके से सिस्टम एंड सराउंडिंग में एनर्जी का लेन देन होता है? पहला तरीका है हीट। हीट क्या होता है आपको पता है ना, सेंसेशन ऑफ वार्मथ। अब हीट क्यों फ्लो करती है बच्चों? हीट कब फ्लो करती है, क्यों फ्लो करती है? जहां पे क्या हो हीट फ्लो करती है? अरे टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट फ्लो करती है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो हीट फ्लोज ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर, पहले तो, है ना। अब हमने मान लिया कि एक मेरे पास सिस्टम है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, और एक मेरे पास सराउंडिंग है। अब सिस्टम का टेम्परेचर T1 है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है। तो पहला केस क्या लेते हैं? अच्छा एक बात और, हीट को रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल क्यू से, ठीक है। स्मॉल क्यू विल बी द सिंबल फॉर द हीट इन दिस इंटायर चैप्टर। अगर आपका केस 1 है कि T1 ग्रेटर देन है T2, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग से, तो बताओ हीट कैसे कहां से कहां फ्लो करेगी? Surrounding the system. Surrounding the system. बिल्कुल। तो इसका मतलब हुआ, और कब तक फ्लो करेगी? जब तक दोनों सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते। यस और नो बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
हीट फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। बच्चों हीट फ्लो करेगी सिस्टम से लेके सराउंडिंग तक जब तक आपका सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते हैं। अब हमारे यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन देंगे हम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनामिक्स में। साइन कन्वेंशन यानी कि हीट का या चेंज इन हीट का क्या साइन होगा। इसमें बहुत इजी है कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री ये मान के चलती है कि जिस केस में सिस्टम की अपनी एनर्जी कम हो रही है, वो कोई काम कर रहा है, सिस्टम की अपनी एनर्जी घट रही है, वो चीज को तो वो साइन कन्वेंशन में नेगेटिव मानती है, और जहां पे सिस्टम की अपनी एनर्जी बढ़ रही है उसे वो पॉजिटिव मानती है। अगर हीट फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग है तो सिस्टम से बाहर सराउंडिंग की तरफ हीट जा रही है। पहले वो हीट कहाँ पे थी, सिस्टम के अंदर थी, तो सिस्टम की अपनी एनर्जी घटी या बढ़ी? मैम घटी। घटी। तो इसको थर्मोडायनेमिक्स नेगेटिव लिखता है, ठीक है। तो डी क्यू हो या क्यू हो, ठीक है, उसको वो क्या लिखेगा, डी क्यू या क्यू, सॉरी नॉट डी क्यू या क्यू को आपका थर्मोडायनेमिक्स नेगेटिव लिखेगा जब आपके पास हीट फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग। अब केस टू क्या है बच्चों की, अगर T1 लेस देन T2 है, सिस्टम के टेम्परेचर को मैंने कम ले लिया इन कंपैरिजन टू द सराउंडिंग, अब हीट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी? मैम सराउंडिंग Surrounding to system. इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती थी ऊपर वाली लैंग्वेज को कि हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, लिख सकती हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिलीज्ड बाय द सिस्टम, तो इससे और क्लियर हो जाता है कि सिस्टम से हीट बाहर जा रही है। तो इसमें क्या आ जाएगा, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। आपने देखा मैंने सराउंडिंग को इंट्रोड्यूस नहीं किया, मैंने दोनों जगह किसके बारे में बात की है, सिस्टम। अब समझो ना खुद ही, सराउंडिंग कितना वास्ट है, इतने सराउंडिंग की कैलकुलेशन हम कैसे कर पाएंगे? तो हम किस पे कंसंट्रेट करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट पे, सिस्टम पे। तो जो भी आपको साइन कन्वेंशन देना है ना, आपने ये नहीं बोलना है, देखो इसका अनदर सेंस में तो मीनिंग ये भी है ना कि हीट फ्लोज फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, सराउंडिंग टू सिस्टम। तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, हीट रिलीज्ड बाय द सराउंडिंग। पर रिलीज्ड बाय द सराउंडिंग की कैलकुलेशन कौन जाके करेगा, इतना बड़ा सराउंडिंग है ना। तो हम इसमें क्या शॉर्टकट लेंगे, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। वी आर कॉन्सेंट्रेटेड ओनली ऑन आवर सिस्टम बिकॉज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द, वो सेम ही बात है ना, अगर ये एब्जॉर्ब करेगा तो उतनी उसने रिलीज की होगी, दो ही तो बॉडीज हैं जिसमें हम एनर्जी का लेन देन कर रहे हैं। तो यहाँ पे Q या डी क्यू की क्या वैल्यू होगी बेटा, Q या डी क्यू की वैल्यू होगी पॉजिटिव, क्योंकि जिस केस में सिस्टम की अपनी एनर्जी बढ़ती है उसको हम क्या मान के चलेंगे, पॉजिटिव मान के चलेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन है और ये फर्स्ट वे है, फर्स्ट मोड है जिसे सिस्टम एंड सराउंडिंग में एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तो इज दैट क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? No, ma'am. No, ma'am. ओके ओके ओके। नेक्स्ट है वर्क, सेकेंड वे या मॉड, या जिसको बोलते हैं मैटर। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि चैप्टर में बार बार ये चीज आएगी। वैसे तो वर्क या एनर्जी की जितनी फॉर्म है हम कोई इलेबोरेट भी नहीं कर सकते, जितने तुम हो हर कोई एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी बोल दे तब भी और डिफरेंट टाइप की एनर्जी बचेगी, है ना। तो वर्क या एनर्जी इनफाइनाइट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, जिसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन कंप्यूटेशन कर ही नहीं सकते हो। पर फिर भी मैं वर्क को इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से दो पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं हम। एक तो है आपका एक्सपेंशन वर्क और एक है आपका इलेक्ट्रिकल वर्क। एक्सपेंशन या कंप्रेशन, है ना, एक्सपेंशन या कंप्रेशन वर्क को हम पीडीवी वर्क कहेंगे, है ना, पीडीवी। आगे जाके मैंने पीडीवी क्यों लिखा समझ आ जाएगा। या इलेक्ट्रिकल वर्क, ये वाला इलेक्ट्रिकल वर्क हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जब 12th की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्सपेंशन वर्क पढ़ेंगे हम थर्मोडायनामिक्स में, थर्मोडायनामिक्स में। तो ये वाला पोर्शन अभी के लिए हम छोड़ के चलते हैं। हम वर्क का कौन से वाला पार्ट ले रहे हैं, एक्सपेंशन या कंप्रेशन वर्क, पीडीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। पीडीवी से भी ज्यादा वर्ड अच्छा है, तुम इसको याद रख लोगे जल्दी से, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, पिस्टन वाला, रियल गैस, आइडियल गैस वाला, सॉरी। तो ये वर्क है।
अब इसकी इलस्ट्रेशन कैसे करनी है, मान लो मेरे पास 1 मोल आइडियल गैस है, इसमें यहाँ पे 1 मोल आइडियल गैस है, इस 1 मोल आइडियल गैस के ऊपर मैंने फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाई हुई है, ठीक है। अब पहले इनिशियली ये एल लेंथ इस बीकर की ये गैस अटेन कर रही थी, उसके बाद बच्चा इस पे एक एक्सटर्नल प्रेशर है जो बाहर से पिस्टन पे लगाया जा रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब प्रेशर डाला बाहर से, एक्सक्यूज मी, ये प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर है, प्रेशर जो बाहर से हम इंसर्ट करें, एक गैस का अपना प्रेशर है जिसे हम क्या लिख के चलेंगे, पी गैस। अब बेटा जब बाहर का प्रेशर ज्यादा होता है, एक्सटर्नल प्रेशर इन कंपैरिजन टू द इंटरनल प्रेशर, तो गैस का वॉल्यूम कुछ डिक्रीज नहीं हो जाएगा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस मच लेंथ अटेन कर लेगी, जिसको हम एल डैश लिखते हैं। यहाँ पे एक डीएल फैक्टर होगा जो होगा एल डैश माइनस एल, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ तक क्लियर है बच्चा? ठीक है, तो ये आपके पास आ गया डीएल लेंथ। अब हम थोड़ा सा इस पे जनरल कॉन्सेप्ट लगा के चेक करते हैं। प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है? प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया नहीं होता क्या? Yes, ma'am. फोर्स कौन हो गया? प्रेशर इनटू एरिया हो गया। अब यहाँ पे कौन सा प्रेशर काम करवा रहा है? अगर एक्सटर्नल प्रेशर ना हो तो काम होगा ही नहीं, गैस का प्रेशर तो तब भी रहेगा। तो यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है वो पी एक्सटर्नल इंटू ए है। स्मॉल वर्क डन क्या होगा जब गैस एक्सपेंड हुई या कंप्रेस हुई? स्मॉल वर्क डन होगा फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? Yes, ma'am. फोर्स कितना है बच्चा? पी एक्सटर्नल इंटू ए, और साथ में क्या आ गया? डीएल। कोई मुझे बता सकता है ए इंटू डीएल का डायमेंशन क्या आया? डीवी आया कि नहीं आया? अरे एरिया इंटू लेंथ, Yes, ma'am. तो डायमेंशन क्या आ गया? डीवी। बोलिए। आई वाज टेलिंग कि वर्क डन का फॉर्मूला पीडीवी है, जिसमें पी एक्सटर्नल होता है। देखें जरा इसको ध्यान से, तो पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, या जिसको शॉर्ट में पीडीवी लिखोगे, ये आपके पास क्या है? वर्क डन है, वर्क डन। अब दो काम हो सकते हैं, एक तो आपके पास आ सकता है एक्सपेंशन वर्क। पहला क्या वर्क आ सकता है बच्चों? Expansion work. एक्सपेंशन वर्क। Pension work. एक्सपेंशन वर्क क्या वर्क डन ऑन द गैस है या वर्क डन बाय द गैस है? Ma'am, by the gas. बिल्कुल, वर्क डन बाय द गैस। जब गैस का अंदर वाला प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा होगा किससे? एक्सटर्नल प्रेशर से, तो गैस ऊपर को उठेगी और पिस्टन को बाहर की तरफ धक्का लगेगा, ठीक है। तो अब वर्क डन बाय द गैस जब होगा, एक्सपेंशन वर्क होगा, तो उस डीडब्ल्यू को क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ पी डेल्टा वी, यानी कि आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, गैस या जा, इस पे कुछ भी लिख सकते थे, सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? नेगेटिव। अब दूसरा देखो, अगर आपके पास कौन सा वर्क है? Compression. कंप्रेशन वर्क है, तो कंप्रेशन वर्क कौन कर रहा है? गैस के पास सराउंडिंग से, या कोई भी जो प्रेशर लगा रहा है वो सब सराउंडिंग में ही है ना, अगर गैस सिस्टम है तो ये है वर्क डन ऑन द गैस। वर्क डन ऑन द गैस, गैस के ऊपर काम हो रहा है। तो इस केस में बच्चा प्रेशर ऑफ गैस कम होगा और एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है ना। एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा तो पिस्टन अंदर को धक्का लग रहा है। अब इस केस में वर्क डन ऑन द गैस या ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो डीडब्ल्यू की वैल्यू क्या रही होगी? डीडब्ल्यू की वैल्यू रही होगी, बताओ तो, प्लस में पी डेल्टा बी। तो इसको क्या लिखा जाएगा? पॉजिटिव। Positive. दो टाइप की हमने साइन कन्वेंशंस पढ़ ली, एक तो हीट की और एक किसकी? वर्क की। हीट के अकॉर्डिंग हीट एडेड टू द सिस्टम क्या होगा? प्लस, और हीट गिवन आउट ऑफ द सिस्टम क्या होगा? माइनस, Negative. ठीक है। और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वो होगा माइनस, वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो वो होगा प्लस। Positive. चलो इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पोल क्वेश्चन। प्लस माइनस बताना है आपको, ठीक है। अ सिस्टम डज 500 joule of work and evolved 200 joule of heat. Give sign conventions for work and heat.
पहला आंसर वर्क नेगेटिव, हीट पॉजिटिव। दूसरा आंसर वर्क पॉजिटिव, हीट नेगेटिव। थर्ड आंसर वर्क भी पॉजिटिव, हीट भी पॉजिटिव। फोर्थ आंसर वर्क भी नेगेटिव, हीट भी नेगेटिव। जो तुम्हें लास्ट स्लाइड से समझ आया उसके बेस पे आंसर दे दो। Can you see the poll on your screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो जल्दी से आंसर दो। एक बार चेक करना आप पोल सबमिट कर पा रहे हो क्या? बेटा आप पोल सबमिशन कर पा रहे हो? No, ma'am. हाँ मुझे No, लगा। ma'am. चलो रुको फिर। अब देखना। Everybody has to answer. Still only the 15 students out of all have given the answer. Why the rest are not participating? Okay, I'm sharing the result with you. देखिए इसका करेक्ट आंसर सिस्टम डज वर्क, तो वर्क क्या आएगा? नेगेटिव। Negative. एंड इवॉल्व 200 जूल ऑफ हीट, तो हीट भी क्या आएगा? नेगेटिव। डी ऑप्शन वाज अ करेक्ट ऑप्शन, जिसमें वर्क डन बाय द सिस्टम है और इवॉल्व हीट है, तो दोनों क्वेश्चन क्या आएंगे इसमें? नेगेटिव। So this is all about the first topic of the chapter. We'll resume the chapter, continue from the same sign conventions and all. Sign convention वैसे clear है, basic definitions आएंगी next class में। चलो okay बेटा। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. And you have to revise the atomic structure thoroughly. You have to give the test of that chapter. Okay ma'am. जी. Thank you. Bye bye. Take care. Bye, ma'am.